नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र। पाश्चात्य काव्यशास्त्र का सामान्य परिचय कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र का शुरुआत कहाँ से हुई, किस प्रकार पाश्चात्य काव्यशास्त्र लिखा गया, प्रथम विद्वान कौन थे पाश्चात्य काव्यशास्त्र को लिखने वाले, और ये कहाँ का काव्यशास्त्र है जिसे हम पढ़ते हैं। तो इन सभी तथ्यों पे हम बात करेंगे। आज के सत्र में हम सभी तथ्यों को अध्ययन करेंगे। तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र का जो आरंभिक विकास का जो केंद्र था वह ग्रीक काव्यशास्त्र है। ग्रीक का दूसरा नाम ही यूनान है और उसके विकास के संकेत 5वीं सदी ईसा पूर्व के पहले से हमें दिखाई पड़ने लगते हैं। ये जो यूरोप का एक ग्रीक का दूसरा नाम यूनान, और ये यूरोप में है, दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित एक प्रायद्वीप। वहाँ पर कई कई छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है ना। इस तरीके से द्वीप है, वहाँ के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो प्रमुख विद्वान हैं कौन कौन हैं? हेसियोड, सोलर, पिंडार आदि की रचनाओं में काव्य संबंधी मान्यताओं का उल्लेख हमें मिलता है, किंतु व्यवस्थित रूप से सर्वप्रथम काव्य शास्त्रीय चिंतन का श्रेय प्लेटो को ही प्राप्त है। प्लेटो से पहले मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है: प्रेरणा का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत। तो हम इन तीनों सिद्धांतों के विस्तार से आगे के सत्रों में चर्चा करेंगे और एक एक पर महत्वपूर्ण दृष्टि डालेंगे। पाश्चात्य काव्यशास्त्र मूलतः ग्रीक काव्यशास्त्र है। ग्रीक का दूसरा नाम यूनान है। यह यूरोप, तो याद रखना है जो काव्यशास्त्र है वो क्या है? ग्रीक काव्यशास्त्र है, और ग्रीक का ही दूसरा नाम यूनान है। यह यूरोप के दक्षिणी पूर्वी छोर पर स्थित एक प्रायद्वीप, कई छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। इस छोटे से देश को 3 भागों में बांटा गया है: उत्तरी, मध्यवर्ती और दक्षिणी। यह तीनों ही राज्य पहाड़ियों से घिरे हुए हैं या भरे हुए हैं। पहाड़ियां हैं, चारों तरफ पहाड़ियां हैं वहां पर। यहाँ पर यातायात के साधन नहीं हैं, अत्यंत दुर्गम रहे हैं। इसीलिए यह पूरा देश कभी एक शासन के अधीन नहीं रहा। यहाँ पर क्या है कि पहाड़ियाँ हैं, भरे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, और यातायात के साधन बहुत दुर्गम हैं। इसीलिए यह पूरा देश कभी एक शासन के अधीन नहीं रहा। आगे इसमें अनेक छोटे छोटे राज्य एक दूसरे से अलग और स्वतंत्र रहे हैं। यानी आसपास के जो राज्य हैं, छोटे छोटे हैं, वो एक दूसरे से अलग हैं और स्वतंत्र हैं। इन नगर राज्यों में 3 विशेष रूप से हैं। उत्तरी भाग में मकदूनिया, मध्यवर्ती भाग में आत्तिका और दक्षिणी भाग में लोकोनिया। आत्तिका की राजधानी एथेंस ही बहुत दिनों तक यूरोपीय बौद्धिक सांस्कृतिक चेतना की आलोक वृत्त का एक केंद्र बिंदु रहा। कौन सा? आत्तिका की राजधानी जो एथेंस है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यूनान में ज्ञान विज्ञान की अभूतपूर्व उन्नति का दौर आरंभ हुआ। जब 6ठी शताब्दी आई तब यूनान में क्या हुआ? प्रगति हुई ज्ञान विज्ञान की। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यह उन्नति चरम पर पहुंच गई। पेरिक्लेस, जिसका समय है 460 से 429 ईसा पूर्व, एथेंस के इतिहास का यह स्वर्ण युग माना जाता है कि पेरिक्लेस के शासन का अंत होने के 2 वर्ष पहले लोकोनिया ने अत्तिका पर आक्रमण कर दिया। ये राज्य थे यहाँ के। लोकोनिया ने अत्तिका राज्य पर आक्रमण कर दिया और लोकोनिया की राजधानी स्पार्टा थी। इस स्पार्टा निवासी शारीरिक शक्ति में एथेंस वालों से बहुत आगे थे। एथेंस ने 27 वर्षों तक स्पार्टा वालों का मुकाबला किया। यानी युद्ध हुए यहाँ पर, 27 वर्षों तक लड़ाइयाँ चलती रहीं, युद्ध चलते रहे। अंत में उसकी पराजय हुई। इस पराजय के मतलब जब 27 वर्ष तक युद्ध चला, 27 वर्ष बहुत लंबा समय होता है, इतना छोटा नहीं होता जितना हम सुनने में पढ़ने में लगता है, पर 27 वर्ष बहुत अधिक होते हैं।
एक युद्ध के लिए। इस पराजय के बाद यहाँ पर क्या हुआ, इस पराजय के बाद भी बौद्धिक सांस्कृतिक दृष्टि से एथेंस का महत्व बना रहा। 404 ईसा पूर्व एथेंस की पराजय हुई थी और 427 ईसा पूर्व यूनान के विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक एवं विचारक प्लेटो का जन्म हुआ। तो 404 ईसा पूर्व यहाँ पर पराजय हुई और 27 में जन्म हुआ, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। जो युद्ध होता है उसका जो दुष्परिणाम होते हैं वो कई वर्षों तक, कई सदियों तक समाज में वहाँ पर बने रहते हैं। तो उन्हीं परिस्थितियों के बीच में प्लेटो का जन्म हुआ था। इस प्रकार प्लेटो ने अपनी युवा अवस्था में अपने देश की पराजय की विभीषिका देखी। यानी जब वो थोड़े समझदार हुए, बड़े हुए, तो उन्होंने देखा कि हमारे देश में जो पराजय हुई है उसके जो गलत परिणाम हैं, दुष्परिणाम हैं, वो बहुत दिनों तक रहे। उसके चिंतन पर इस ऐतिहासिक पराजय का प्रभाव पड़ना, गलत हो गया ये, पड़ना स्वाभाविक था। तो इसका उनके मन मस्तिष्क पर उस युद्ध का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। यूरोप में व्यवस्थित काव्य चिंतन का आरंभ प्लेटो से ही माना जाता है। सर्वप्रथम हम प्लेटो को ही पढ़ते हैं, प्लेटो से ही काव्य चिंतन का आरंभ मानते हैं। प्लेटो से पूर्व भी यूनान में काव्य प्रेरणा, प्रयोजन, स्वरूप और प्रभाव के संबंध में किसी प्रकार की उद्भावना हुई ही नहीं थी। वस्तुतः लक्ष्य ग्रंथों के प्रणेताओं के मानस में काव्य की स्वरूप अवधारणा अवश्य विद्यमान रही थी। उस समय थोड़े बहुत विचारक थे, वह लिख रहे थे, अपना काम कर रहे थे, उद्भावना हो चुकी थी काव्य लिखने की। तो प्लेटो से पहले पश्चिम में यह मान्यता थी कि काव्य की रचना प्रेरणा व दैवीय होती है। जिनके पास देवियों की शक्ति होती है, ईश्वर की शक्ति होती है, वही काव्य की रचना कर पाते हैं, यानी ईश्वरीय वरदान मानते थे। तथा यह प्रेरणा उसी को प्राप्त होगी जिसकी आत्मा पवित्र तथा निर्दोष है। अर्थात कवि की कला निपुणता से लेकर उनके शब्द चयन की क्षमता दैवीय शक्ति से संचारित होती है। उसके पीछे का कारण काव्य कृतियों में और औदात्य का होना माना जाता है। यानी वो मानते थे कि काव्य की रचना वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास दैवीय शक्तियां हैं। प्लेटो का आविर्भाव की पूर्व यूनान में महाकाव्य, दुखांत, सुखांत नाटकों तथा गीत कवियों का विकास हो चुका था। और होमर, जिनका समय है 1050 ईसा पूर्व से 850 ईसा पूर्व के बीच, हेसियाड 800 ईसा पूर्व से इनका समय है, सोफोक्लेस 495 से 405 ईसा पूर्व, ये जो पहले विद्वान थे वहाँ पर उनकी समय है। उनकी रचनाओं में काव्य की प्रेरणा, प्रयोजन, स्वरूप और प्रभाव संबंधी अनेक मान्यताएं थीं। प्लेटो और उसके बाद के काव्य चिंतकों ने अपनी सीमाओं में इन मान्यताओं से प्रेरणा और प्रभाव ग्रहण किया। तो आज के सत्र में इतना ही। हमने देखा कि किस प्रकार जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है वो कहाँ से आया। यूनान, हम पढ़ते थे यूनान से आया, ग्रीक से आया, पर यूनान और ग्रीक थे कहाँ पर, किस प्रकार वहाँ पर युद्ध चले और प्लेटो के मन मस्तिष्क पर उन सभी युद्धों का प्रभाव पड़ा। तो ये सारे तथ्य हमने आज के सत्र में अध्ययन किया। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। हम आगे पढ़ेंगे प्लेटो पूर्व काव्य चिंतन, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, कौन कौन से प्लेटो के काव्य सिद्धांत हैं। प्लेटो से पूर्व, प्लेटो से पहले भी तो कविताएं होती थीं, तो उन कविताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार रचना होती थी। तो आज के सत्र में इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।